कहानी की शुरुआत में हमें एक सीक्रेट लैब को दिखाया जाता है जहां छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करके उनके डीएनए को रिप्रोग्राम किया जा रहा था। साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो ही रहे थे कि तभी उनमें से एक लड़की जो सिर्फ 8 साल की थी लैब में कत्लेआम करके वहां से भाग जाती है। डॉक्टर ऐना जब उसके कमरे में आई तो उसने देखा कि वहां की दीवारें और फर्श खून से रंगी हुई थीं और चारों ओर लाशें बिखरी हुई थीं जिन्हें उस लड़की ने ही मारा है। उधर हम उस लड़की को देखते हैं जो जंगलों में भागती हुई एक फार्म तक पहुंच जाती है। डॉक्टर के भेजे हुए गुंडों ने उसका काफी दूर तक पीछा किया पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। इसी बीच उन्होंने देखा कि उसके मारे हुए बच्चों में से कुछ में अभी भी थोड़ी जान बाकी थी, पर डॉक्टर ऐना उन्हें उनके सर पर गोली मारने को कहती है क्योंकि उन्हें सिर्फ इसी तरह खत्म किया जा सकता था। इसके बाद हम पार्क नाम के एक और बच्चे को देखते हैं जो उस लड़की को पकड़ने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो गया था। डॉक्टर पार्क को कहती है, बेवकूफ, किसने कहा तुझे उसके पीछे जाने को? पहले जाकर उसका हुलिया ठीक कर। जिसके बाद वो लोग उसे वहां से ले जाते हैं। उसने मिस्टर चोई से उस लड़की को ढूंढते रहने का ऑर्डर दिया और कहा, हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर दो कि वो मर गई है क्योंकि बिना दवाइयों के वो वैसे भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। उधर हम एक किसान को देखते हैं जो सुबह सुबह अपनी गायों को चारा दे रहा था। इसी बीच उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है जो उसके फार्म में बेहोश पड़ी थी। उसने जल्दी से उसे उठाया और देखा कि वो तो पूरी तरह खून से सनी हुई थी। जिसके बाद वो जल्दी से एक डॉक्टर को फोन करता है जिन्होंने उसकी जांच की और तुरंत उसका जरूरी इलाज किया। मिस्टर ली को पता चला कि उस लड़की की याददाश्त जा चुकी है। वो कहां से आई है ये तो दूर, उसे अपना नाम तक याद नहीं था। डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि अब वो इस लड़की का क्या करेंगे। मिस्टर ली कुछ पल चुप रहते हैं, फिर अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उस लड़की को गोद लेने का सोचा और डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए। इसके 10 साल बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है। जेनी बड़ी होकर बहुत स्मार्ट हो गई थी और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने अपने पिता के फार्म को भी बड़े अच्छे से संभाला। लेकिन पिछले कुछ सालों में गायों की लगातार घटती कीमतों की वजह से उनका बहुत नुकसान हो रहा था। जेनी की मां को भूलने की बीमारी हो गई थी और उनके इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी जो किसानी करके जुटा पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। एक रात जब जेनी सोने जा रही थी तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। कुछ मिनटों तक ये दर्द होता ही रहा पर जेनी इसके बारे में किसी को नहीं बताती। इसके बाद वो अल्जाइमर बीमारी के इलाज के बारे में रिसर्च करने लगती है ताकि अपनी मोम को ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढ सके, पर अफसोस हर इलाज बहुत महंगा था। अगले दिन वो अपनी दोस्त यून ही के साथ स्कूल जाती है जहां यून ही उसे एक कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है जिसमें कंटेस्टेंट्स को अपना कोई भी स्पेशल टैलेंट दिखाना था और जीतने वाले को 30 लाख रुपए का इनाम मिलता। इतने पैसों में तो जेनी की गायों और उसकी मोम के इलाज का खर्चा बड़े आराम से निकल जाता, इसलिए वो बिना देर किए उस शो के लिए ऑडिशन देती है और वहां कुछ ऐसा करती है जिससे उसका तुरंत ही सिलेक्शन हो जाता है। शाम को वो सब मिलकर टीवी पर जेनी का ऑडिशन देखते हैं और जब उसके पेरेंट्स को पता चला कि जेनी ने अपने ऑडिशन में अपनी हिडन पावर्स से एक माइक हवा में उड़ाकर दिखाया है तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि जिस हालत में वो उन्हें मिली थी उसके बाद वो नहीं चाहते थे कि किसी को जेनी की शक्तियों का पता चले। पर जेनी उन्हें समझाती है कि वो ये सब करके फेमस नहीं होना चाहती। एक बार वो प्राइज जीत ले उसके बाद वो कभी ऐसा नहीं करेगी। पर उसे क्या पता था कि वो ऑडिशन देकर उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक की थी। उस रात यूं ही उसके घर पर ही सो जाती है, पर जब जेनी अपने कमरे में आई तो एक बार फिर से उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। ये दौरे अक्सर उसे आते थे लेकिन इस बार मानो उसका सर फटने को हो रहा था। इसी बीच हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कुछ दूर से उसके घर पर नजर रख रहे थे। ये वही लोग हैं जिनसे जेनी 10 साल पहले बचकर भागी थी। इसके अगले दिन जेनी और यून ही अपने अगले ऑडिशन के लिए सियोल के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। यून ही को पूरा यकीन था कि अगर उसने फिर से वो मैजिक किया तो पक्का उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने बैठा लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। इतना हैंडसम लड़का देखकर यून ही तो उस पर एकदम लट्टू हो जाती है, पर वो लड़का सिर्फ जेनी से बात करने में दिलचस्पी दिखा रहा था। यून ही को लगा कि उसने उसे शायद टीवी पर देखा होगा, पर वो लड़का दावा करता है कि वो जेनी को बचपन से जानता है। उसने जेनी को उसे पहचानने को कहा, पर जेनी को अपने बचपन की कोई मेमोरी याद नहीं थी। वो लड़का जेनी को बार बार सब याद करने के लिए फोर्स करता है, पर जब उस बेचारी को कुछ याद नहीं आया तो उसका एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया। वो जेनी पर हाथ उठा देता है जिससे जेनी बहुत डर गई और रोने लगी।
यून ही के शोर मचाने के बाद भी उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। वो समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद वो उठकर वहां से चला गया। ये लड़का इतना सरफिरा था कि वहां से जाते वक्त जब एक आदमी गलती से उससे टकरा गया तो उसने उसे बेरहमी से मारकर सीधा ट्रेन से नीचे फेंक दिया। उसके सर पर लगी चोट से पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि पार्क है, वही लड़का जिसने 10 साल पहले जेनी को पकड़ने की नाकाम कोशिश की थी। उधर हम जेनी को देखते हैं जो ऑडिशन के लिए लेट हो गई थी। उसने जल्दी से जाकर स्टेज पर गाना गाया और लोगों को उसकी आवाज इतनी ज्यादा पसंद आई कि जेनी को इस ऑडिशन में सिलेक्ट कर लिया जाता है। शो का प्रोड्यूसर जेनी को फाइनल्स में अपनी मैजिक ट्रिक भी परफॉर्म करने को कहता है ताकि उनकी टीआरपी आसमान छूने लगे। जेनी सब करने को राजी हो जाती है, पर पता चला कि ये सब उनकी साजिश का हिस्सा था। हम डॉक्टर एना को देखते हैं जिसने 10 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लिया था। जब वो वापस जा रहे थे तभी जेनी के सर में फिर से दर्द होने लगता है। इस बार उसकी नाक से बहुत सारा खून भी बह रहा था। यहाँ इस बात का खुलासा होता है कि उसे एक खास तरह की दिमागी बीमारी थी जिसका इलाज सिर्फ उसके असली माता पिता के बोन मेरो से ही पॉसिबल है। उसके पास मुश्किल से 1 या 2 महीने का समय बचा हुआ था, लेकिन जेनी ने अपनी इस जानलेवा बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया। टैक्सी लेने के लिए वो लोग जैसे ही रोड पर खड़े हुए, उनके सामने 2 काली कारें आकर रुकी जिसमें से ढेर सारे लोग बाहर निकलते हैं। उन्होंने जेनी को स्टेशन तक छोड़ने को कहा, पर जब यून ही उन्हें मना करती है तो वो उन्हें चारों तरफ से घेरने लगते हैं। लगा जैसे वो उन्हें किडनैप करने आए हैं, पर मौका पाते ही दोनों वहां से बच निकलती है। जल्द ही वो अपने शहर पहुंच गई, पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी वहां कोई बस नहीं आती। तभी वहां पार्क आता है और उसे अकेला पाकर जेनी को लिफ्ट ऑफर करता है। उसने बताया कि तुम्हारी बस यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पंचर हो गई है, ऐसे में यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। पर उसने आज जो ट्रेन में उसके साथ किया, उसके बाद तो जेनी उसके साथ जाना तो दूर, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। पार्क बोला, तुम्हें घर जल्दी जाना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हैं, उन्हें कुछ हो गया तो। ये सुनते ही जेनी दौड़कर अपने घर की ओर जाने लगती है और यून ही से कहती है कि जल्दी से अपने डैड को भी उसके घर पहुंचने को कहे। यून ही के डैड जो एक पुलिस ऑफिसर थे, जल्दी से मिस्टर ली के घर जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक काली कार खड़ी थी। उन्होंने पार्क से उसका वैलिड आईडी कार्ड मांगा और उससे यहाँ खड़े होने की वजह पूछी। कुछ देर बाद जेनी भी वहां पहुंच गई, पर उसने देखा कि वहां सिर्फ पुलिस की कार खड़ी थी जिसमें कोई नहीं था। वो बहुत डर गई और दौड़कर अंदर आई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, पर अंदर आकर उसने पाया कि सब सही सलामत थे। यून ही के डैड और मिस्टर ली दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और शाम को वो अपनी बेटी को वहीं छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं। वो जब अपने घर लौटा तो पाया कि पार्क ने उसकी पूरी फैमिली को बेरहमी से मार दिया था। वो कहता है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, मुझे मार देते, पर मेरी फैमिली को क्यों मारा? जिस पर वो लड़की बोली, हेडक्वार्टर से हमें सिर्फ तुझे ही मारने के ऑर्डर्स मिले थे, पर उसमें मुझे मजा नहीं आता। और बस इतना कहकर उसने साइंटिस्ट को भी मार दिया। उधर हम पार्क को देखते हैं जो एक बॉडीगार्ड के पास आता है जिसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। यहाँ हमें पता चला कि उसके पास भी टेलीकाइनेसिस की पावर्स है, जिसका इस्तेमाल कर वो उस बेचारे के आखिरी पलों में भी उसके साथ खेलता है और फिर उसे मार डालता है। अगले दिन हम चोई को देखते हैं जिसे एना ने किसी काम से बुलाया था। दरअसल उस लड़की को ढूंढने के बाद कंपनी में उसका काम खत्म हो गया था। वो कहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाओ, जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं तुम्हारे लिए एक नई नौकरी ढूंढ लूंगी। पर चोई समझ गया कि वो जरूर कुछ बहुत बुरा करने की फिराक में है। इसके बाद वो अपने बॉस के पास आया जो उसे ऑर्डर देता है कि उस लड़की को एना के हाथ लगने से पहले मार दो और उसका दिमाग मेरे पास ले आओ। वहीं हम जेनी और उसकी फैमिली को देखते हैं जो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि आज रात उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। रात में जेनी को अचानक बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, पर जब वो उठकर बाहर आई तो उसने देखा कि चोई के लोगों ने यून ही को पकड़ लिया था। जेनी कहती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं वो लड़की नहीं हूं। पर उनमें से एक आदमी बोला, तूने कहा और मैंने मान लिया। वो अपने चेहरे पर लगे चोट के निशानों को दिखाते हुए कहता है कि ये जख्म तूने ही दिए हैं मुझे, भला तुझे कैसे भूल सकता हूं। पर बावजूद इसके जेनी उनसे रहम की भीख मांगती रहती है। वो बार बार उनसे यही कहती है कि मैं वो नहीं हूं, पर उन्होंने जैसे ही यून ही की गर्दन में चाकू धसाया, जेनी उन सबको पलक झपकते ही मार डालती है। वो बोली, कहा था ना मैं वो नहीं हूं, एक बार में बात समझ नहीं आती? तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? और बस इतना कहकर वो उसे मार डालती है। यून ही उसका ये रूप देखकर एकदम से सहम जाती है
और जब जेनी ने होश संभाला तो उसे भी यकीन नहीं हुआ कि उसने इतने सारे लोगों को अकेले मार डाला। तभी वहां पार्क आ धमकता है और उसके लिए जोर जोर से तालियां बजाते हुए बोला, ये हुई ना बात, लगता है तुम्हारी यादें वापस आ रही हैं। उसकी शरीफ बनने की एक्टिंग से एक बार के लिए वो भी धोखा खा गया था। पार्क यूं ही से पूछता है, तुझे ये कुछ अजीब नहीं लगती? वो बोला, फार्म का काम, घर का काम, फिर तुम्हारे साथ टाइम पास, कभी इसे पढ़ते हुए देखा है तूने? लेकिन फिर भी हर साल क्लास में ये फर्स्ट आती है। सिर्फ क्लास में ही नहीं, ये चाहे तो पूरे देश में, दुनिया की हर चीज में फर्स्ट आ सकती है। एक ही बार सुनकर ये किसी भी भाषा को सीख सकती है, समझ सकती है, पर ये ऐसा करती नहीं क्योंकि लोगों को उस पर शक हो जाएगा। पर अब भी यून ही को लगता था कि उसकी दोस्त नॉर्मल है, जिससे पार्क थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो बोला, देखो हम शरीफ लोग हैं, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। अगर अपनी याददाश्त वापस चाहती हो तो मेरे साथ चलो, वरना मजबूरन हमें, तुम्हारे पेरेंट्स और इस शहर में जिस जिस को जानती हो, हमें उसे मारना पड़ेगा। जेनी के पास अब कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो उनके साथ चली जाती है। इसी बीच चोई अपने लोगों को फोन करता है, पर उसे पता चला कि सब मर चुके हैं और उस लड़की को ऐना के लोग अपने साथ ले गए, जिसके बाद वो अपने लोगों के साथ उसे मारने जाता है। उधर जेनी हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। ये जगह बाहर से दिखने में तो खंडर नजर आती थी, पर इसके अंदर ऐना की सीक्रेट लैब थी। उन लोगों ने उसे एक चेयर से बांध दिया ताकि वो कोई चालाकी ना कर सके, और ऐना दीवार के दूसरी तरफ से उसे देख और सुन सकती थी। जेनी पूछती है कि ये कौन सी जगह है और तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? पर ऐना धीरे धीरे उसे सब याद दिलाने वाली थी। उसके कहने पर एक आदमी ने जेनी को एक खास इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसे एक झटके में सब याद आ जाता है कि कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, इसमें कितने बच्चे मारे गए और वो कैसे उनकी लैब से भागी। उसे सब याद आ जाता है। उसे पता चला कि डॉक्टर ऐना, जो दुनिया की नंबर 1 ब्रेन स्पेशलिस्ट थी, उसी ने उसे बनाया है। पर फिर बाद में उसी ने उसे मारने की भी कोशिश की। ऐना उसे बताती है कि उस समय हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि उसे ऐसा करना पड़ा। दरअसल उस समय तक साइंटिस्ट्स ने सिर्फ इंसान के दिमाग से छेड़छाड़ की थी ताकि उन्हें ताकतवर बनाने के साथ साथ काबू में भी रखा जा सके। पर ऐना ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसके नतीजे लाजवाब थे। उसने बच्चों को इतनी ताकत दी जितनी कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। पर उनकी परेशानी यही थी कि तुम लोगों को काबू करने का कोई तरीका नहीं था। तुम्हारा परफेक्ट होना उनके गले नहीं उतर रहा था। तुम्हें कंट्रोल करने की हर नाकाम कोशिश ने उनके अंदर तुम बच्चों के लिए नफरत भर दी। आखिर में उन्होंने सबको खत्म करने को कहा, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि तुम सब मेरी जिंदगी भर की मेहनत का नतीजा थे। उस दिन ऐना ने सब बच्चों को मार दिया और सिर्फ उसे जाने दिया, इस उम्मीद में कि एक दिन वो उसे ढूंढ लेगी। पर उसने सोचा नहीं था कि वो सब कुछ छोड़कर एक मामूली जिंदगी जी रही होगी। जेनी को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और उसका सर दर्द से फटने लगा। ऐना बताती है कि अगर तुम्हारा इलाज नहीं किया तो तुम्हारे शरीर के हर हिस्से से खून बहेगा और तुम मर जाओगी। तुमने इसका इलाज ढूंढने की कोशिश की होगी, पर बिना अपने असली पेरेंट्स के बोन मेरो के तुम इस बीमारी को नहीं रोक सकती। पर अच्छी बात यह है कि मेरे पास तुम्हारी इस बीमारी का इलाज है। जल्द ही जेनी के शरीर से ढेर सारा खून बहने लगता है। उधर पार्क, जो ये सब बैठा बैठा देख रहा था, समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ऐना जेनी को एक गिफ्ट देना चाहती थी, एक ऐसा गिफ्ट जो उसे इस बीमारी से निजात दिला सकता था। वो उसे इंजेक्शन का एक और डोज देती है, जिससे जेनी की तबीयत में सुधार आने लगता है। पर पार्क समझ गया था कि ये सब उसकी चाल थी। वो लोग उसे यहाँ नहीं लाए, बल्कि वो यहाँ अपनी मर्जी से आई है। ऐना ने उससे पूछा, तो कैसा लगा मेरा गिफ्ट? पर यहाँ जेनी का असली रूप सामने आता है और वो कहती है, जितना सोचा था ये तो उससे भी अच्छा है। जेनी एक ही झटके में वहां खड़े गार्ड को मार डालती है और उसके सर को अपने पैरों तले रोंद डालती है। उसका ये रूप देखकर ऐना समझ जाती है कि उसने उसे वो दवा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने जल्दी से अपने लोगों को कमरे में जहरीली गैस छोड़ने को कहा, पर जैसे ही धुआं हटा वो देखती है कि जेनी वहां नहीं थी। वो छत तोड़कर वहां से भाग जाती है और कंट्रोल रूम में आते ही उसने सारे गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया। ऐना को गन पॉइंट पर रखकर जेनी उसे बताती है कि कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब उसने उसे याद ना किया हो। उस भयानक दिन को वो कैसे भूल सकती थी जब उसने उसे मारने की कोशिश की थी। वो जानती थी कि उसके पास टाइम कम है। उसने सालों तक कोशिश की, पर उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं था। इसलिए आखिर में उसने अपना प्लान ही बदल दिया। उसने याददाश्त खोने का नाटक किया और टीवी पर ऑडिशन दिया ताकि वो खुद उसे ढूंढने को मजबूर हो जाए। सब कुछ उसके शातिर प्लान का हिस्सा था, क्योंकि वो सबको साथ लेकर मरना चाहती थी। लेकिन उससे पहले उसे इस इंजेक्शन की जरूरत थी।
जेनी ने ऐना के पैर में गोली मारी और उससे पूछा, दवा बनाने का फार्मूला कहाँ है? उधर पार्क अपने लोगों के साथ कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी चोई के लोग उन पर हमला कर देते हैं। दोनों ग्रुप्स के बीच जमकर गोलीबारी होती है, पर उन्होंने चोई के लोगों पर गेट फेंक के मारा, जिससे ज्यादातर लोगों की हड्डी पसली एक हो गई। चोई ने कहा, उनके सर में गोली मारो, और खुद पार्क का पीछा करने लगा। पर ऐना के बनाए हुए प्रोटोटाइप इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो उनके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाते। उनमें से एक लड़की स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत तेज भी थी। वो उन्हें किसी कसाई की तरह काट डालती है। जेनी ऐना को घसीटते हुए लैब में ले जा रही थी, पर तभी वहां पार्क आ जाता है। जेनी बोली, तुझमें तो पहले से काफी दम आ गया है, मुझे तुझे उसी दिन मार देना चाहिए था। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और जेनी ने उसे उठा उठाकर पटका। वो बोली, तू अब भी पहले जैसा ही ढीला है, जरा भी नहीं बदला। पर यह सुनकर पार्क को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उसने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर पलटवार किया। हालांकि जल्द ही उसे भी पता चल गया कि जेनी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। वो उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ मारती है, जैसे कि उसे बताना चाहती हो कि वो ना पहले उससे बेहतर था और ना अब है। पार्क ने उसे मारने की काफी कोशिश की, पर हर बार वो मुंह की खा रहा था। आखिर में जेनी उसे एक जोर की लात मारकर दूर फेंक देती है और ऐना की दूसरी टांग में भी गोली मार देती है ताकि वो भाग ना सके। जेनी पार्क को मारने ही वाली थी कि तभी कोई उसे शूट कर देता है। वो बोला, तुम दोनों अच्छे हैवानों की तरह मिलजुल कर क्यों नहीं रहते? फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को यकीनन मौत की नींद सुलाऊंगा। ऐना उसे उनके सर पर गोली मारने को कहती है, पर चोई, जो उसकी बकबक से तंग आ चुका था, उल्टा उसे ही गोली मार देता है। वो यहाँ सबको खत्म करने आया था, पर यहाँ आकर उसने देखा कि उसका आधा काम तो जेनी ने कर दिया था। वो उनसे बात कर ही रहा था कि तभी वहां वो लड़की आ जाती है। उसने चोई को मारने की कोशिश की, पर चोई उसे पकड़कर उसे एक के बाद एक कई घूंसे मारता है, जिससे वो वहीं ढेर हो गई। जेनी बोली, तुझे तो मैं भूल ही गई थी, पर इतने में चोई उस पर भी हमला कर देता है। उसने जेनी को मारने की हर मुमकिन कोशिश की, पर जेनी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसने चोई का सर कुचलना चाहा, पर चोई बाल बाल बचता है। उसने जेनी का गला दबा दिया, पर जेनी भी किसी से कम नहीं थी। वो उसके हाथ तोड़ देती है और उसे घुटनों के बल झुकने को मजबूर कर देती है। आखिर में उसने चोई की गर्दन तोड़कर उसे भी मार डाला। अब सिर्फ पार्क और जेनी ही बचे थे। पार्क उससे आखिरी सांस तक लड़ना चाहता था। वो बोला, तुझे दवा चाहिए ना? वो कंट्रोल रूम के सेफ में है। अगर जिंदा बची तो जरूर बताऊंगा कि कंट्रोल रूम कहाँ है। इसी बीच वो लड़की एक बार फिर से उठ खड़ी होती है। उसने पीठ पीछे हमला किया, पर जेनी उसका मुंह दबोच लेती है। वो उसे इतनी जोर से दबाती है कि उसके सर का कचूमर बन गया और उसकी वहीं मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले उसने जेनी के पेट में चाकू घुसा दिया था। जब जेनी ने होश संभाला तो देखा कि पार्क भी उसके सर पर बंदूक ताने खड़ा था। उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, पर जेनी उसे ऐसा करने नहीं देती। इसके बाद उसने अपने पेट से चाकू निकाला और उससे पार्क को कई बार स्टैब किया। अब पार्क उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जेनी ने उसके सर पर बंदूक तानी और उससे लॉकर का पता पूछा, लेकिन पार्क कहता है कि उन्होंने हमें ऐसे मॉन्स्टर्स में बदल दिया है कि हम चाहें तो भी ठीक से मर नहीं सकते। पर जेनी हंसते हुए बोली, इतना मायूस क्यों हो रहा है? मैं तुझे मार दूंगी। चल अब बता, लॉकर कहाँ पर है? पार्क उसे समझाता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं, तुम वापस नहीं जा सकती। क्या तुम सच में ऐसी जिंदगी जीना चाहती हो? अगर मैं होता तो कभी वहां वापस नहीं जाता। पर जेनी इस तरह की जिंदगी से नफरत करती थी। उसे अपने पेरेंट्स के साथ जेनी बनकर ही रहना था। और बस इतना कहने के बाद जेनी उसे भी मार डालती है। इसके बाद वो लैब में गई और वहां जितनी भी दवाइयां पड़ी थीं उन्हें लेकर उसने उनकी पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अपने घर वापस आती है, पर उसने देखा कि उसके घर पर पुलिस थी। इसके बाद जेनी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, पर वहां उसे पता चला कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो अल्जाइमर के लास्ट स्टेज पर थी, इसलिए उन्हें बचाने के लिए जेनी ने अपनी दवाइयों में से कुछ दवाई अपने डैड को दे दी, जिससे उसकी मॉम अगले 8 महीने और जिंदा रह सकती थी। पर उसके डैड का मानना था उसकी मॉम के लिए यही अच्छा होगा कि ऊपर वाला उन्हें अपने पास बुला ले। जेनी उनसे वादा करती है कि वो उनके लिए वापस आएगी, पर जाने से पहले उसके डैड ने उसे बस इतना कहा, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, पर उन्होंने कभी उसे इस तरह नहीं पाला जिस तरह वो तुम्हें बनाना चाहते थे। उन्होंने उस दिन को याद किया जब वो उन्हें फार्म में खून से लथपथ पड़ी मिली थी। उसके आने से फार्म के सारे जानवर एक एक कर मरने लगे, पर फिर भी उसकी मॉम ने कभी उसे नहीं छोड़ा और उसे अपनी औलाद की तरह पाला, क्योंकि उनका मानना था कि ये तो सिर्फ एक बच्ची है और बच्चे ऐसे ही होते हैं।
अगर उसे प्यार से पाला जाए तो वो बड़ी होकर एक अच्छी लड़की बनेगी, इससे पहले बहुत देर हो जाए। वो उसे जाने को कहते हैं और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जेनी वहां से जा चुकी थी। हम यून ही को देखते हैं जिसे जेनी की आहट महसूस होती है और जब उसने बाहर देखा तो पाया कि वहां जेनी खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहते हैं और जेनी कहीं दूर चली जाती है। इसके 3 महीने बाद हम डॉक्टर एना की जुड़वा बहन आयरीन को देखते हैं जो इन सबसे दूर सुकून की जिंदगी जी रही थी। पर जेनी उसे भी ढूंढ निकालती है क्योंकि उसे अभी तक अपना इलाज नहीं मिला था। आयरीन बोली, तो तुम हो जेनी, काफी सुना है तुम्हारे बारे में। जिस पर जेनी बोली, फिर तो आपको यह भी पता ही होगा कि उनके साथ क्या हुआ। मुझे इस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था और किसी से उसे पता चला कि उसके लिए मुझे आपको ढूंढना होगा। आयरीन बोली, और इतनी सी चीज के लिए तुमने इतनी तबाही मचाई। वहां एक लड़की आती है जिसे आयरीन ने इशारों में उसे खत्म करने को कहा, पर जेनी यहाँ खून खराबा करने नहीं आई थी। वो बोली, अगर तूने मुझे मारने की कोशिश की तो तेरा भेजा उड़ा दूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।